नमस्कार दोस्तों। समय से संवाद के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। हेलो। बहुत धीमी आ रही है हेलो। आपकी आवाज। अब आ रही है आपको? हेलो। अब आवाज आ रही है? सर, बहुत धीमी आ हेलो। रही है आपकी आवाज। हेलो। हेलो। सर, आपने ऑडियो देखा? माइक। हेलो। हेलो। ये आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मेरी आ रही है आपको? आपकी आवाज। हेलो। हाँ, अब आ रही है आपकी हेलो। आवाज। मेरी आवाज आवाज आ आ रही है रही है? आपको? हाँ जी, आ रही है। मेरी आ हाँ, रही है मुझे आ आपको? रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बस अब आ रही आपको मेरी है। आवाज आ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है। हेलो। हम शुरू कर रहे हैं। जी सर, हेलो। हाँ जी, अब मुझे आ रही है आवाज आपकी। ठीक सर, ठीक सर। हेलो। समय आ के रही है मुझे संवाद। आवाज जी। आपकी। जी सर, मेरी आ रही ना आपको? आ, आप आपके पार्ट पे इंटरनेट स्लो है। सर, यहाँ तो बराबर लग रहा है। आपको आवाज नहीं आ पा रही क्या मेरी? हाँ, तो अब आप। हाँ, अब आ रही है आवाज आपकी। ठीक, ठीक सर। ठीक। समय से संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ठीक। जन विचार संवाद ग्रुप के इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह किसी एक ऐसी शख्सियत को लेकर आते हैं जो अपने काम से समाज को रहने लायक और सुंदर बनाता है। इस बार की हमारी शख्सियत है डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी। सॉरी दोस्तों, कुछ दिक्कत हो रही है। बार बार सर जो है वो एग्जिट कर जा रहे हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी। जी सर, स्वागत है आपका। हेलो। अमिता जी, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है? सर, आपके एंड पर है क्योंकि मेरा तो बराबर लाइव जा रहा है। नहीं, मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं आपको? आप दिखाई दे रहे हैं मुझे। अभी आप चले गए थे, अभी आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पर जब आप
जी। 1-2 मिनट दीजिए, मैं प्लेस चेंज करके देखता हूँ। ठीक सर, ठीक सर, मैं तब तक आपका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी जो हैं वो जल संरक्षण के क्षेत्र में मालवा निमाड़ क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सर जो है हाइड्रो कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में सस्ती तकनीक का विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को लेकर अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं। अपनी संस्था विभावरी के माध्यम से सर पिछले 32 सालों से काम कर रहे हैं और उसके तहत वे लिटरेसी, साक्षरता, साफ सफाई और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सर की एक और सर की शख्सियत का एक और पहलू है, क्योंकि सर एक लेखक भी हैं। उन्होंने अब तक 5 किताबें लिखी हैं। 2 किताब जो है वो वाटर कंजर्वेशन पर है। एक जो किताब है वो है पानी दे गुड़ धानी दे और दूसरी रुको बूंद। पानी दे गुड़ धानी दे को केंद्र सरकार के फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से 2002 का पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा महामाया उपन्यास लिखा है, उस पर वागीश्वरी सम्मान दिया गया है। और एक बहुत चर्चित उपन्यास लिखा है काली चाट, जो किसानों की स्थिति जो है हमारे समाज में उस पर आधारित है और उस पर एक फिल्म भी बनाई गई है। जी सर। अब सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा जी, है। ठीक है, ठीक है। जी जी सर। जी। काली चाट पर फिल्म बनी है जिस पर देश विदेश में लगभग 18 पुरस्कार मिले हैं। आपका आधे से ज्यादा मैं परिचय दे चुकी हूँ। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। और गाफिल आपका उपन्यास है। जी। गाफिल उपन्यास जो है उसको रविंद्र कालिया स्मृति पुरस्कार दिया गया है। हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत। आप जियोलॉजिस्ट हैं और जी अच्छी बात यह है कि आप और मैं एक ही गुरुकुल से पढ़े हैं, इस लिहाज से हम आप मेरे गुरु भाई हुए। जी, बिल्कुल। जी। आपको कब लगा कि पानी की दिशा में आपको काम करने की जरूरत है और क्या प्रेरणा रही उसकी? देखिए, बहुत ईमानदारी से अगर बात करें तो जिस समय करियर ऑप्शंस के बारे में हम लोग, आज के समय में तो बहुत ज़्यादा करियर कॉन्शियस होते हैं बच्चे, लेकिन हमारे समय में ये था कि हम जियोलॉजी पढ़ रहे थे और तब ये था कि किसी एक चीज़ में आपको एक स्पेशलाइजेशन करना है। तो मेनली हमारे पास ज़्यादातर लोग कोल एंड पेट्रोलियम में जाते थे, कुछ लोग माइनिंग में जाते थे, और हाइड्रोजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था कि जिसमें मोस्टली खाली जाता था, कि कोई पढ़ता नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा पानी के साथ, नदी के साथ एक लगाव शुरू से रहा, नदियों से और झरनों से, और तो मुझे लगा कि मुझे पानी को पढ़ना चाहिए, इसको जानना चाहिए, और मैंने हाइड्रोजियोलॉजी एज ए स्पेशलाइजेशन के लिए चुन लिया। और उसको पढ़ते पढ़ते लगा कि और एक लगाव उस विषय के साथ हुआ, और यही एक आगे जाकर यही मेरा करियर भी बना और ये मेरा मिशन भी बना, और अब मैं इसी में, मुझे आनंद भी आता है इस काम को करते हुए। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था जब मुझे स्पेशलाइजेशन करना था, और मेरे पास करियर के लिए मुझे कहा गया था कि आप अगर कोल एंड पेट्रोलियम लेते हैं, अगर आप माइनिंग लेते हैं, तो आपका करियर बहुत सेफ है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजियोलॉजी लेते हैं, तब उस समय में पानी को लेके कोई ऐसा सोचता नहीं था कि इसकी कभी कोई जरूरत इस तरह की होगी कि इस तरह से काम करने को इस क्षेत्र में मिलेगा। बट फॉर्चुनेटली मैंने उसकी पढ़ाई की, और अब मैं यही काम अपने जीवन में कर भी रहा हूँ। 32 साल से आप विभावरी जो है उसको चला रहे हैं। जी।
तो सर वो क्या काम करती है और किस तरह से काम करती है? विभावरी एक सामाजिक संस्था है और मूल जी। रूप से विभावरी का जो जिस तरह से एग्जिस्टेंस में आई, वो कोई ऐसा प्लान्ड तरीके से नहीं था कि हमें कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है। हम लोग पानी पर काम कर रहे थे और पानी पर मुझे लगता था कि मेरा एक जवाबदारी है कि मैं लोगों को उतना अवेयर कर सकूं और कुछ नया करूं पानी को लेके। तो देवास का वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम वेल नोन था नेशनल लेवल पर कि वहां पर जो है ट्रेन से पानी आया है, और यही बात लगती थी कि क्या हम इसका क्या सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो लगातार काम करते हुए एक इनफॉर्मल ग्रुप ने काम किया और देवास की वाटर क्राइसिस को कैसे हम एड्रेस करें इसके लिए कुछ इनोवेशंस भी किए और काम करने की रणनीति भी बनाई, और बाद में वही समूह जो है एक फॉर्मली रजिस्टर्ड हुआ एक सामाजिक संस्था के रूप में। और विभावरी आज भी जो है मुख्य रूप से वाटर एंड सैनिटेशन पर ही काम करता है, और हमारा बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है और बहुत हमारा क्लियर मैंडेट है कि हम बहुत कम अर्बन एरिया में बहुत कम काम करते हैं, हमारा बड़ा फोकस रूरल एरिया में है। क्योंकि जी। पानी रूरल इकोनॉमी की एक धुरी है कि एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी का बेस है, और बिना पानी के एग्रीकल्चर की कल्पना भी मुश्किल है। तो अगर हम पानी पर रूरल एरिया में काम करते हैं तो हमारा यही था कि हम पूरी एक रूरल इकोनॉमी पे काम करते हैं, पूरे एक समाज के साथ काम करने का हमको मौका मिलता है, और अगर कोई अच्छा काम होता है तो पूरा समाज आगे आता है, ग्रामीण समाज आगे आता है। तो यही एक जी। विभावरी की, समझ लीजिए कि इस तरह से विभावरी का जन्म हुआ और विभावरी का ये मैंडेट है काम करने का। जी। एक चीज जो है जब भी हम इस तरह का कुछ शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो समस्या हमारे सामने आती है वो है फंडिंग की, मतलब आर्थिक समस्याएं, क्योंकि आप शुरुआत करते हैं तो आपको एकदम से लोग नहीं मिलते हैं उसको फंड करने के लिए। तो आपके काम में ये समस्या आई, और आई तो आपने इससे कैसे मतलब उसको संभाला, समेटा उसको? देखिए, चूंकि मेरा प्रोफेशन सर्वाइवल के लिए कुछ और भी अलग भी था, और जब हमने इसको शुरू किया था तब पूरी तरह से इसके ऊपर मेरी डिपेंडेंसी नहीं थी। तो हमारा जी। मुद्दा यह था कि हम कितने लोगों को अवेयर कर सकें अपने बचे हुए समय में, अपने सर्वाइवल के लिए जो भी कैरियर या जो कमाई का आपका जरिया है उसके अलावा बचे हुए समय में आप कितना काम कर सकते हैं लोगों को अवेयर करने का। तो उसके लिए मुझे लगता था कि बहुत फंडिंग की इस तरह से जरूरत नहीं है, फंड की तो जरूरत होती है लेकिन बगैर कम फंड के भी आपका काम चल रहा था। और कई कई बार ऐसा भी हुआ कि इनिशियल स्टेज में हम ही लोगों ने आपस में कुछ चीजें कुछ कंट्रीब्यूट किया और इस काम को जारी रखा। जब आप जी। काम लगातार करते हैं तो एक स्टेज ये आती है कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग फिर चलकर आप तक आते हैं। तो जी। हमारे साथ ये हुआ कि सरकार का भी हमको सहयोग मिला, और सरकार के अलावा बहुत सारे, कई बार हमें कुछ ऐसा लगता था कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमें करना है और कुछ इनोवेटिव काम करना है, तो उन उन मॉडल्स को लेकर हम सीएसआर के पास भी गए, कॉरपोरेट के पास गए, उन्होंने भी हमारी मदद की। यूएन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने भी हमारी मदद की। तो एक बार सफर शुरू हो जाने के बाद फिर ये फंड वाला क्राइसिस बहुत ज्यादा हमें नहीं मिला या नहीं हुआ। जी। ये बड़ी अच्छी बात है। एक चीज और है जो मतलब ये महसूस होता है, और ये है भी प्रैक्टिकली, कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि वहां अवेयरनेस फैलाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि तमाम तरह की मर्यादाएं, वर्जनाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसके चलते आप जो काम लेकर चले हैं उसमें आपको प्रशासनिक समस्याएं भी आई होंगी, राजनीतिक भी आई होंगी, और जो सामाजिक है वो तो आई ही होगी। आप उससे कैसे डील करते हैं? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं आपको कि पिछले 30-32 साल में जो मेरी समझ बनी है कि पानी मुद्दा न सरकार का है, और पानी जी। न किसी राजनीतिक दल का मुद्दा है। पानी सीधे जी। सीधे समाज के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बिल्कुल। समाज का मुद्दा है। मैंने बिल्कुल। हाइड्रोजियोलॉजी में पढ़ा, और जो जो विज्ञान 19वीं सेंचुरी में एग्जिस्टेंस में आया, और पानी ऐसा विषय था जिस पर समाज जो है उसके बहुत पहले से, समाज जब सभ्यता के दौर में एंटर किया तभी से पानी पर काम कर रहा है। कोई नई बात नहीं थी, कोई विज्ञान ऐसा हम्म। नहीं था, हम्म। लेकिन ये समाज का विज्ञान था, ये समाज की समझ थी और समाज के सरोकार से जुड़ा हुआ विषय था। और मैं ये, मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि जो हम विज्ञान में पढ़ कर गए
उससे आगे का बहुत सारा लोगों के पास है और उनकी है। समझ उसको लेकर है, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि पानी की क्या दशा है, पानी की क्या दिशा होगी, पानी की क्या चाल होगी, पानी कितना चाहिए, पानी कैसे मिलेगा, ये सारे मुद्दे, और पानी कहाँ मिलेगा। आप सोचिए कि 19th सेंचुरी में हाइड्रोजियोलॉजी एग्जिस्टेंस में आती है, और 5th सेंचुरी में वराहमिहिर जब लिखते हैं बहुत सारे, और वो पानी के बारे में जिस तरीके से बात करते हैं, ग्राउंड वाटर के बारे में बात करते हैं, जिन जियोबॉटनिकल गाइड की वो बात करते हैं, वो सब हमें यहाँ दिखाई देते। तो ये बात बहुत साफ है कि ये मुद्दा समाज का है, और इसका जी। विज्ञान भी समाज के अनुभवों से निकला हुआ विज्ञान है। हमारा काम सिर्फ इतना सा होता है, लोग बहुत अवेयर हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा, एक शहरी आदमी से ज्यादा जरूरत और पानी की समझ ग्रामीण व्यक्ति को गाँव है, और और उसका बिल्कुल। तो पूरा आर्थिक आधार पानी है, तो उसकी समझ है, उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं लगाना पड़ता। बस कुछ जो जहां उसके बीच में गैप है, वहां अगर कोई साइंटिफिक इनपुट की जरूरत है तो वो हम लोग देते हैं, बाकी तो समाज के साथ संवाद करके ही समस्याएं हल हो जाती हैं, और वो संवाद के दरमियान ही जो जागरूकता हो सकती है वो जागरूकता हो जाती है। तो आप ये जो जागरूकता का काम करते हैं, वो किस स्तर पर करते हैं? मतलब स्कूल कॉलेजेस के लेवल पर, संस्थाओं के लेवल पर, या अपने लेवल पर कोई आयोजन करके करते हैं? किस तरह से करते हैं आप इसको? हमारा मूलतः काम क्या है कि हम केवल जागरूकता का काम नहीं करके पूरा एक स्टार्ट से एंड तक का काम हम करते हैं, कि अगर जी। हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो उस ग्रामीण क्षेत्रों में हम ये तय करते हैं कि एक्चुअली जो भी सोर्स है हमको ये समझना पड़ेगा, हमारे पास रेन वाटर ही सब सोर्स है, इसके अलावा और हम्म। कोई सोर्स नहीं है। लोगों की एक तो हम्म। भ्रांति है कि ग्राउंड वाटर का मतलब है कि नीचे कोई नदी बह रही है। ऐसी कोई जी। नदी नहीं बह रही। जो पानी रेनी सीजन में हमको मिल रहा है, वही पानी हमें वही नीचे। सरफेस वाटर के रूप में मिल रहा है, और वही हमें ग्राउंड वाटर के रूप में मिल रहा है। तो जी। हमें हम उसमें करते हैं कि जब भी हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो ग्रामीणों के साथ मिलकर सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि कितना पानी बरसात का हमारे गांव में आ रहा है, और वो उसकी कितनी बड़ी मात्रा बह के जा रही है। केवल उतना सा फोकस कराना होता है, क्योंकि पानी हमारा रोजमर्रे का है, तो किसी की दृष्टि उस तरह से नहीं जाती है कि जो हम्म। पानी बह के जा रहा है तो ये सोच नहीं पाता। कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि मैं अर्बन एरिया में कुछ बच्चों के साथ जब हम काम कर रहे थे यूएन हैबिटेट के साथ, तो हमने ये देखा कि आपके घर में एक नल टपकता है, तो हम्म। आपका अगर नल टपक रहा है और प्लम्बर नहीं आया है, तो आपको ये असेस नहीं है कि आप कितना पानी वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो तो रहा है। हमने बच्चों के साथ प्रयोग किया कि आपको 1 मिनट में अगर 80 ml पानी गिर रहा है, तो फिर ये अगर हम्म। 7 दिन नल ठीक नहीं हुआ तो कितने लीटर पानी गया, और अगर ये हम्म। 50 नल अगर इस तरह से टपक रहे हैं तो कितना पानी गया। तो फिर वो हम्म। क्वांटिटी ह्यूज आती है, और एकदम आपका ध्यान जाता है कि अरे हम वेस्ट कर रहे हैं, और आप इमीडिएट अगले दिन प्लम्बर को बुला के करते हैं। तो यही हम गांव वालों के साथ भी करते हैं कि इतना पानी आपको इतने पानी की जरूरत है, इतना पानी आपके पास है, और इतना पानी आपके गांव से बह के चला जा रहा है। तो यदि इसको हम्म। आप रोक लोगे तो आपकी जरूरत पूरी हो सकती है। हो जाएगी। तो जी। ये उसके लिए हमने एक प्रयोग किया था कि हमने एक, जिस तरह से आपका बैंक होता है कि बैंक में आप पैसा डालते हैं, क्रेडिट साइड जाता है, आप उसमें से निकालते हैं, डेबिट साइड जाता है। तो हमने एक हम्म। गांव वालों के साथ प्रयोग किया था, और हमने एक नेचुरल रिसोर्सेस वाटर। बैंक, एनआर बैंक हमने किया था, और उसमें अगर आप पानी खर्च कर रहे हैं तो सारा डेबिट साइड जाएगा, चाहे आप हम्म। खाना बनाने में खर्च कर रहे हैं, चाहे आप हम्म। इरिगेशन में कर हम्म। रहे हैं, काय में भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम्म। आप पानी बचा रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड डालेंगे, कि अगर आपने फॉर्म हम्म। पॉन्ड बनाया तो इतने लीटर आपने पानी बचा लिया। हम्म। तो हम्म। अल्टीमेट ये अवेयरनेस उनमें लानी है कि आपका एटलीस्ट मिनिमम क्रेडिट डेबिट बराबर हो। ऐसा ना हो हम्म। कि आप पानी ज्यादा खर्च कर रहे हैं और बचा कम रहे। तो अल्टीमेट हम्म। आपको अगर लंबे समय तक सस्टेन करना है, और हम्म। तो आपको बराबर करना है। उसके डिफरेंट चीजें भी हैं, सिर्फ पानी बचाना ही मुद्दा नहीं है। फिर आप क्रॉप हम्म। ऐसी चुनिए जिसमें कम पानी लगे, फिर आप हम्म। इरिगेशन के लिए मेथड चुनिए कि उस सबको भी हम पानी बचाने के अंतर्गत ही लेते हैं। तो हम्म। ये जब काम हम किसानों के साथ कम करते हैं, हमने सीहोर में कई गाँव में काम किया, देवास में किया, अलीराजपुर में किया, पन्ना में किया गाँव, तो हमें लगा कि ये जब मेथड से हम उनसे बात करते हैं कि ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, आप ये काम करेंगे तो इतना पानी बचेगा, अगर आपने ड्रिप लगाई तो ये इतना पानी आपने बचा लिया, तो हम्म। वो फिर उस उनका विजन डेवलप होता है पानी को लेके। तो बड़ी बात है कि एक बार अगर आपका विजन डेवलप हो गया तो फिर तो तकनीकें लोगों के पास है, लोगों के पास समझ है पानी बचाने की, वो कोई बहुत फिर मेहनत का काम नहीं रह जाता। जी।
ये जैसे हमको मतलब ये साइंस से ये कहता है कि आप पेड़ लगाते हैं तो पानी जो है वो बचाते हैं, जमीन मतलब पानी पेड़ पेड़ के माध्यम से पानी बचाते हैं आप। ये जो बड़े बड़े लॉन बनाए जाते हैं आजकल हर जगह देखने में आए हैं, बड़ी कोई इंस्टीट्यूट है, बड़ा सा कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या कोई कंपाउंड है, जो इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, उनमें बड़े बड़े लॉन बनाए जाते हैं। उसमें पानी मतलब लॉन के लिए पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। कई बार ये लगता है कि वो सारा पानी जो है वो जाता तो जमीन में ही है। मतलब मैं बहुत लेमन की तरह पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि मुझे खुद भी जानकारी नहीं है। क्या वो पानी यूजफुल है, मतलब वो जमीन के लिए यूजफुल है या वो सिर्फ सिर्फ शो के लिए है, मतलब आपने घास लगाई है उसके लिए पानी लगा दिया है? अब देखिए, इसमें आपको दो तरह से अगर इसको सोचेंगे तो हर चीज का एक प्रोस और कॉन्स दोनों होता है। आपका उसका एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है। जी। जिस तरह से अर्बनाइजेशन हुआ है, हम्म। उसका सीमेंट कंक्रीट का रोड बना है, तो बेसिकली हम्म। जो रेन वाटर पहले आता था वो पूरा उसमें से एक बड़ा हिस्सा परकोलेट होता है जमीन में, हम्म। और जमीन में हम्म। परकोलेट होकर वो ग्राउंड वाटर बॉडी को फीड करता है, सब सरफेस वाटर बॉडी को फीड करता है। हम्म। अभी आप देखेंगे कि शहरों से रन ऑफ की मात्रा बढ़ गई है, यानी कि जो बहकर जाने वाला पानी है उसकी मात्रा ज्यादा इसलिए है। बढ़ गई है क्योंकि सीमेंटेड रोड है। अब अगर जी। आपने लॉन लगाए हैं तो एक तो ये कि कच्ची जगह है, तो कम ठीक से है। कम बारिश के समय में उतना पानी अंदर जाने की जगह आपकी छूटी हुई है। जी। दूसरा मुद्दा यह है कि बारिश के बाद आपको उस लॉन को मेंटेन करने के लिए आप कौन सा पानी यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप फिर ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं और उससे आप हम्म। 8 महीने उसको फीड कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं हम्म। उसकी, हम्म। उस हम्म। घास को हम्म। जिंदा रख रहे हैं। तो हम्म। हमारा कहना है कि आप लॉन लगाइए, लेकिन थोड़ा सा हम्म। आपको मैनेजमेंट में बदलाव करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में कैसे बदलाव करना पड़ेगा कि केवल आपको अब वो टर्म वाटर कंजर्वेशन की टर्म से काम नहीं चलेगा। अब जी। आपको वाइस वाटर यूज की बात करना पड़ेगी कि कितना जी। विवेकपूर्ण तरीके से पानी का आप उपयोग करते हैं, वही आने वाले समय में आपको बचाएगा इस संकट से। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि पानी को अगर मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल जा रहा हूँ, 3 तरह का होता है। ब्लू वाटर, जिसको आप हम्म। डोमेस्टिक आप यूज करते हैं, हम्म। ट्यूबवेल में से हम्म। पानी लेते हैं, और जब आप उस हम्म। पानी से नहाते हैं या कपड़े धोते हैं या उसको किचन में आप सब्जियां वगैरह धोते हैं, तो हम्म। हम्म। वो जो पानी निकलता है वो ग्रे वाटर कहलाता है। और जी। जब आप पानी को टॉयलेट में फ्लश करते हैं और वो जो हम्म। सीवर लाइन में चला जाता है, आपका फ्लश हो जाता है, तो पानी ब्लैक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जी। अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्लू वाटर को ही हम उसको गार्डन में इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ब्लू वाटर को ही हम जो है फ्लशिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम्म। एक स्टेप में हमको बदलाव करना पड़ेगा कि आप अगर दिन भर में यूज देखें आदमी का, तो नहा पीने और खाना बनाने में पानी की मात्रा बहुत कम है। बड़ी मात्रा हम्म। शहरों में शॉवर लगे हुए हैं, आपका हम्म। नहाने और कपड़े धोने में बड़ा पानी का खर्चा होता है। और जी। यदि इस ग्रे वाटर को आप मैनेज करके इससे गार्डन को इरिगेट करते हैं, हम्म। तो आप फिर ग्राउंड वाटर बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं और आप पानी बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आप इस ग्रे वाटर को तो सीवर लाइन में आप मिक्स कर देते हैं और उसको आगे भेज देते हैं, और फिर ब्लू वाटर को लेते हैं, आप ट्यूबवेल चालू करते हैं और मोटर चला के अगर गार्डन को सींचते हैं, हम्म। तो दैट हम्म। वेस्टेज ऑफ वाटर। तो आपको ये करना पड़ेगा कि गार्डन तो लगाने चाहिए, बहुत हम्म। जरूरी है, पेड़ भी लगाने चाहिए, लेकिन बिल्कुल। आपको वाइस यूज ऑफ वाटर करना पड़ेगा कि जो नहाने और कपड़े धोने का पानी है उसको आप गार्डनिंग में इरिगेशन के लिए यूज करें, यूज करें। ताकि आप उतना उतना पानी आप ट्यूबवेल से बचा पाएंगे, उतना ब्लू वाटर को आप बचा पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे तरीके निकालने पड़ेंगे हमको, तब जाके हम आगे जाके इस पानी की जद्दोजहद से बाहर आ पाएंगे। ये जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन शहरों में जो उनका लाइफस्टाइल है, शहरी लोगों का लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं हर तरह से, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। हालांकि अब गांव में भी जीवन शैली जो है वो उस तरह की शहरों जैसी हो गई है, लेकिन फिर भी जैसे हम देखते हैं गर्मियों के दिनों में आप अपना जो पोर्च है उसको खूब सारे पानी से धो डालते हैं, और गाड़ियों में आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, कूलर में, वॉशिंग मशीन में आप पानी का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा। तो शहरों में आप जो वाटर कंजर्वेशन बॉडी की बात कर रहे हैं, वो लोग लगवाने में रुचि रखते हैं? देखिए, पानी का उपयोग को तो ना नहीं किया जा सकता,
कि जहां जितना पानी लगेगा वो लगेगा। एक लगेगा, मोटे बिल्कुल। तौर पर सबसे बड़ा पानी का हमारा खपत है ग्राउंड वाटर का ग्रामीण इलाकों में। इरिगेशन के लिए करीबन 70 से 80% पानी हमारा खर्च होता है। अर्बन एरिया में जिसे आप मिस यूज कर रहे हैं कि पोर्च धोना है, गाड़ी धोना है, तो किसी भी आदमी को आप मना नहीं कर सकते कि तुम ऐसा मत करो, वो उस पानी का उपयोग करेगा। तो एक तो ये है कि उसमें पानी को, कई बार क्या होता है हम मोटर चला के बहाए जा रहे हैं पानी, हमको अंदाजा ही नहीं है कितना लीटर बहा दिया। उसकी बजाय अगर हम बाल्टी भर के अगर यूज करना शुरू करेंगे तो उसका आधा पानी हम यूज कर पाएंगे और आधा पानी हम बचा ले जाएंगे। दूसरा, इसमें हमको ये करना पड़ेगा कि आप जितना पानी खर्च कर रहे हो, मैं हमेशा एक बात जो क्रेडिट डेबिट की मैंने शुरू की थी कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जितना पानी हम खर्च कर रहे हैं उतना पानी हम बचाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर में अगर ट्यूबवेल है तो आप रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाइए। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का छत है इंदौर में और एवरेज रेनफॉल हमारा 1000 mm है या 900 mm है, तो आप 90,000 लीटर से लेके 1 लाख लीटर पानी हर साल आपकी छत से बह के बाहर चला जाता है। यदि उस पानी को आप सीधे ट्यूबवेल में डाल दें तो कुछ ही सेकंड में वो पानी आपका ग्राउंड वाटर बॉडी तक चला जाएगा और वो ग्राउंड वाटर बॉडी को फीड कर देगा। दूसरा ये है कि अगर नेचुरल कोर्स में जो पानी जाता है उसको कई वीक से कई महीने लग जाते हैं ग्राउंड वाटर तक पहुंचने में, और ट्रेवल लॉसेस, इवोपोरेशन लॉसेस, बड़े लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर आपने सीधा बारिश का पानी अपने ट्यूबवेल में डाला तो 100% पानी ग्राउंड वाटर बॉडी में इमीडिएट जाता है और वो वाटर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है कि अगर आपके पास आधा गिलास पानी है और उसमें आधा चम्मच नमक मिला हुआ है, तो आप इसका नमक खारापन कम कैसे करेंगे? नेचुरली आप उसमें आधा गिलास और ऐड करेंगे। तो ग्राउंड वाटर बॉडी में जो आप आरओ लगा रहे हैं, आप एक्वागार्ड यूज कर रहे हैं, आरओ इसलिए लगा रहे हैं कि टीडीएस ज्यादा है उसको कम करने के लिए, हार्डनेस आपके पानी में ज्यादा है। तो आप अगर इसमें बारिश का पानी एड ऑन करेंगे, छत का पानी ट्यूबवेल में उतार के, तो लॉन्ग टर्म में आपके पानी की क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होगी और आपको ये आरओ और इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना टीडीएस वैल्यू उसका कम हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। आप धोइए, आंगन भी धोइए, आप सब करिए, लेकिन आप उतना पानी बारिश के समय में बचाइए, अपने घर में बचाइए, अपनी छत से जाने वाले पानी को आप जमीन के अंदर पहुंचाइए, तब आपको हक है अपना आंगन धोने का। अगर आप नहीं जमीन के अंदर पहुंचा रहे हैं बारिश का पानी, तो आपको हक नहीं है कि आप शावर चला के नहाएं, आपको हक नहीं है कि आप आंगन धोएं। ये समझना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। आपके वो जो परिचय है वो पढ़ रही थी, उसमें एक टर्म मुझे मिला था, हॉरिजॉन्टल रिवर्स फिल्टर प्रविधि। ये असल में क्या है कि नहीं, ये क्या है कि जब रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करते हैं, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं कि जब हम देवास की वाटर क्राइसिस को लेकर उलझे हुए थे कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो बेसिकली पहले जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो टेक्निक था रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वो बड़ा कॉस्टली अफेयर था। उसमें सीधे सर्विस वेल में पानी नहीं डाला जाता था, प्लस उसको फिल्ट्रेशन करने के लिए एक बड़ा फिल्टर प्लांट बनता था। तो एक हाउस होल्ड के लिए 50 से 70 हजार रुपए का खर्चा आता था। तो हमने ये सोचा कि हम एक इस तरह से एक पाइप फिल्टर बनाएं जो जिसमें हॉरिजॉन्टल रिवर्स फिल्टर का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल नहीं आड़ा रखा रहेगा, और रिवर्स फिल्टर का मतलब है कि हमेशा फिल्टर कैसे करते हैं आप कि पहले पतली छन्नी, फिर मोटा, फिर मोटा, है ना। रिवर्स फिल्टर का मतलब हुआ कि पहले मोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। पहले बड़ा वाला फिल्टर लगाया, फिर छोटा, फिर और छोटा, छलनी लगाया, तो ये रिवर्स हो गया। तो हमने ये एक फिल्टर जिसको बाद में काफी ये पॉपुलर हुआ, इंदौर में भी बहुत कैप्सूल के नाम से ही बिका, आपने कई जगह घरों में लगे हुए देखे होगा रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, कहीं कैप्सूल के नाम से बिक रहा है, कहीं फिल्टर के नाम से बिक रहा है। बेसिकली ये देवास फिल्टर के नाम से सबसे पहले आया था 1998 में, और ये हम ही लोगों ने डेवलप किया था, और इससे कॉस्ट घटकर और सीधे सर्विस वेल में पानी डाला था। तो जो एक हाउस होल्ड में 50,000 की कीमत होती थी, वो कट के 3,000 पे आ गई। तो ये फिर जब इतनी कॉस्ट कम हुई, और इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बहुत कम है। आप जो पहले फिल्ट्रेशन प्लांट बनते थे उसमें आपको हर साल पूरे मटेरियल को निकालना है, धोना है,
इसमें हमने क्या कि बैकवॉश सिस्टम कर दिया। तो आपने एक बार इंस्टॉल किया, 25 साल तक आपको कोई मटेरियल नहीं बदलना, आपको कोई उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है। बैकवॉश सिस्टम में आप पाइप लगाइए, दूसरी तरफ से क्लीन कर लीजिए। तो ये हॉरिजॉन्टल रिवर्स फिल्टर लिखा हुआ होगा उसमें। तो जी। जी, क्योंकि टेक्निकली चीजें समझ नहीं आती ना, तो मुझे लगा वो मैं मैंने आपसे कहीं जानूं वो क्यों कैसे। मैंने वो मैंने परिचय कहीं टेक्निकली, कल आपका जब मेरे एकदम से दबाव जी। आया कि आपका परिचय, तो जो मेरे पास नहीं। था मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया बिना एडिट किए। वो मैंने हम्म, कहीं नहीं ठीक है। टेक्निकल पर्पज से मैंने वो भेजा था, तो जी। किसी टेक्निकल संस्था को भेजा था, तो वो जी। इसलिए आपको उसमें ओरिजेंटल रिवर्स फिल्टर दिखाई दे गया लिखा हुआ। नहीं, और मुझे, अच्छी हाँ बात है कि मुझे भी। आपने उसको पकड़ा भी कि ये हाँ, क्योंकि मुझे भी समझने की जरूरत थी कि दरअसल वो क्या चीज है। नहीं नहीं, वो अच्छा एक फिल्टर ही है। जी। आप इतने समय से काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, कई बार आपके सामने ऐसी चीजें भी आती है जिसको देखकर लगता है कि अब क्या, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या कहीं कोई आप बहुत उम्मीद से, बहुत उत्साह से कोई काम शुरू करते हैं और फिर लगता है कि उसको उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं लोग, कभी ऐसी कोई निराशा आपको हुई? अब देखिए, सामाजिक क्षेत्र में आप भी इसी तरह से जुड़ी हुई हैं, आप भी जानती हैं कि समाज के साथ हम जब काम करते हैं तो ये अक्सर होता है, क्योंकि आप हम्म। बड़ी उत्साह से आप चीज को समझ रहे हैं, आप समाज में गए, तो आपको लग रहा है कि इतनी सी बात समाज क्यों नहीं समझ रहा, ये हम्म। क्यों नहीं कर रहा। ऐसा 25 बार होता है कि लोग आपको सुनते हैं, बहुत हम्म। शांति से सुनते हैं। आप कोई बात कह रहे हैं कि हमको ऐसा करना है गांव में, वो आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल भैया करना है। कब तक हो जाएगा? अरे भैया आप 8 दिन बाद आओ, हो जाएगा। आप 8 दिन हम्म। बाद जाते हो, वहां कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं वो होता। वैसे ही है जैसे हैं। फिर आप उनसे जी। कहते हो तो फिर वो कहते हैं अरे वो इस काम में लग गए थे, उस काम में लग गए थे, अब कर देंगे। तो जी। आपको निराशा होती है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ सोचना पड़ेगा कि ये तो हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारा दबाव है कि आप ऐसा करो कि जैविक खाद बनाओ। अरे जी। उस समाज के लोगों की अपनी प्रायोरिटी है, उनकी जी। अपनी प्रायोरिटी में अभी क्या चीज आ रही है, वो फसल काटे कि खाद बनाए, वो बोनी करे हम्म। कि खाद पैदा करे, है ना, वो बिल्कुल। अपने दूसरे काम निपटाएं, उनके पास दूसरे इश्यूज हैं। तो मैंने हम्म। शुरू शुरू में मुझे बहुत इस तरह से गुस्सा आता था सोसाइटी पे। मैं कई बार कहता भी था कि हम तो आपके भले के लिए ही बात कर रहे हैं, आपको नहीं करना है तो हम्म। भाड़ में हम्म। जाओ टाइप, हम्म। मतलब हम्म। कभी इतना हार्श भी। हम्म। तो हम्म। फिर मुझे हम्म। शुरुआती दौर जब आप नए नए होते हो तो आपकी ये भाषा भी होती है, तो कोई हम्म। मतलब मैं स्वीकार करूंगा कि कई बार आपकी भाषा खराब हो जाती थी हाँ, कि आप होती है समझ में बिल्कुल। नहीं आ रहा है कि इतनी सी बात जब हम कह रहे हैं आप, और हमको ये लगता था साला इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं, इनको कोई समझ बात रहे समझ हैं। में नहीं आ रही। फिर हम्म। मुझे हम्म। उनके बीच रहते हुए ये समझ आया कि नहीं, वो तो उनकी समझ आपसे कई गुना ठीक है, आपसे कई गुना ज्यादा अच्छी समझ है। और एक बार का एक वाकया मैं जरूर शेयर करूंगा आपको कि ये 2000 क्या होता है कि हम वर्ल्ड बैंक का एक ट्रेनिंग था और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके और पूरे ज्ञान से भरे हुए गांव में पहुंचे। हम्म। यानी कि ये हम्म। हालत थी कि जिधर से सिर हिला रहे हैं उधर से टपक रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग और फलाना ढिकाना। मैं जब गांव में गया और मैं लोगों के साथ बात कर रहा था और मुझे लग रहा था कि ये लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम्म। इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कितने फायदे हैं, जो हमको उस हम्म। कॉन्फ्रेंस में बताया था। मेरा कोई हम्म। खेती का बैकग्राउंड नहीं है, पर मुझे लग रहा था कि अनुभव इनको नहीं। समझना चाहिए, इनकी फसल की कीमत दुगनी मिलेगी, ये ऐसे ही हम्म। रहना चाहते। हम्म। तो एक बुढ़ा बैठा था सामने, बुजुर्ग व्यक्ति, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। और मुझे लगा कि क्या है, तो मैंने बहुत उनको हिलाया डुलाया कि भाई आपका क्या कहना है इसमें। तो हम्म। उन्होंने हम्म। एक बहुत बढ़िया बात मुझे कही, मालवा की ही बात है और मैं उन्हीं के शब्दों में बात करूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया हम तो जो है बगर बढ़िया अंगूठा टेक, हाँ, तम लोग पढ़िया हम्म। लिखा पेट चौसठ वाला खूब सोचने समझने वाला लोग। बोले हम्म। आज से 40 साल पहला हम तो या खाद नहीं वापरता था, यूरिया नहीं वापरता था, हम तो हम्म। गोभी खाद ज वापरता था। तुम्हारा हम्म। जैसा लोग आया और हमारे पटकी के गया यूरिया के ये वापरो ये वापरो। और बोले हम्म। अब फिर तुम 40 साल बाद आया कि यूरिया मत वापरो, अंग्रेजी खाद मत वापरो, या हम्म। देसी खाद वापरो। भैया तुम पढ़े हम्म। लिखे लोग 5-7 साल एक साथ बैठ जाओ और तय कर लो कि आखिर हमसे कहनी कहीं है, हमारे कोई जल्दी नहीं हम्म। है, पर कोई एक बात तो कहो कि कहनी करनो कहीं। इट अरे वॉज बाप रे। शॉकिंग। तो मुझे लगा बिल्कुल कि शौक है। देखिए
ये मतलब हम वहां मुझे अपने आप को करेक्ट करना पड़ा कि ये लोगों की समझ ज्यादा है। हम ही ने इनको कहा कि आप केमिकल ये कर फर्टिलाइजर रहे हो। डालिए क्योंकि हमको प्रोडक्शन हम्म। बढ़ाना था। आज हम्म। हम फिर कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, है ना। तो उसकी चिंता ये वाजिब है उस 60-65 साल के आदमी की जिसने दोनों परिदृश्य देखे। वो कह रहा देखे। है कि आप 5-7 साल बाद। दूसरा जो आपत्तिजनक बात या जो समझ मेरी बनी और जिसको लेकर मेरी आपत्ति है इस पूरे सिस्टम के साथ, व्यवस्था के साथ, कि हम ग्रामीण विकास में कंपार्टमेंट में बात करते हैं। एक आदमी एग्रीकल्चर की बात करता है, एक आदमी लाइवलीहुड की बात करता है, एक जी। आदमी जाता है तो इरिगेशन की बात करेगा अलग से सेपरेट, एक आदमी जो है फर्टिलाइजर की बात करने जाएगा उनके पास, एक आदमी पानी की बात करने जा रहा है। तो जब पूरी ग्रामीण जीवन इंटरलिंक है, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, वाटर, लाइवलीहुड, विमन, सब वहां पे इंटीग्रेटेड है। आप कंपार्टमेंट में नहीं बांट सकते कि एक आदमी जाएगा तो केवल महिला सशक्तिकरण का नारा देगा और वही काम करेगा, हम्म। एक आदमी हम्म। सिर्फ एग्रीकल्चर पे काम करेगा, एक आदमी सिर्फ पानी पे काम करेगा, एक आदमी सिर्फ कुटीर उद्योग पे काम करेगा। तो हम्म। हमारे बीच में कोई इंटीग्रेशन नहीं है कि हमारी कोई आपसी तालमेल और समझ नहीं है। वेटनरी वाला आया तो वो चूजे रख के चला गया कि आप मुर्गी पालो, उसको पालना है नहीं पालना है ये उसका निर्णय होना चाहिए, लेकिन आपने टारगेट बिल्कुल। पूरा किया, आपने मुर्गी पलवा दी उसको। तो ये थोड़ा सा व्यवस्था में हमको इस पर एक सुधार की जरूरत है। और जो सोशल सेक्टर में काम करते हैं उनको भी अपने आप को, जैसे हमारा बहुत दम था कि हम सिर्फ पानी पे काम करते हैं, लेकिन हमको लगा कि हम्म। नहीं, हमें ग्रामीण जीवन पर काम करना है, पानी पर नहीं। बिल्कुल। तो हम्म। ग्रामीण जीवन को छूने वाले जितने एस्पेक्ट हैं उन मुद्दे। सब पर हमको बात करना पड़ेगी और अपनी समझ विकसित करना पड़ेगी। और वो समझ हमारी विकसित उस समाज के साथ संवाद करने से ही होगी। तो ये हम्म। हमको करना पड़ेगा, तब जाके हम, मतलब ये हमारे सोशल सेक्टर में भी हम आधी अधूरी चीजों के साथ जाते हैं और केवल इंफॉर्मेशन देने जाते हैं उन इलाकों में। तो हमको अपने को भी करेक्ट करना पड़ेगा कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाले लोग नहीं हैं। हमें अपनी समझ बनाने की बेहद जरूरत है और हमें जीवन को एड्रेस करना है, न कि पानी को एड्रेस करना है, न कि हमें महिला सशक्तिकरण को। हम जीवन को, ग्रामीण जीवन को एड्रेस करेंगे तो सब विषय अपने आप एड्रेस होंगे। समेट। बिल्कुल। ये 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 एक्चुअली ग्रामीण क्या कहें, ये तो हर जगह की यही स्थिति है कि आप पूरे जीवन को ये सेक्टर में बांट दिया आपने। पूरे जीवन को और आपको जबकि संबोधित करना पड़ेगा एज ए होल, हाँ, कंपार्टमेंट में आप बिल्कुल जीवन को एड्रेस नहीं कर सकते। और नहीं कर इसके सकते। लिए समस्याएं हमारे सामने हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आपने काफी सारी किताबें भी लिखी हैं जो जी। ये वाटर कंजर्वेशन की, तो हमने वाटर कंजर्वेशन पर तो बात कर लिया। आपने जो साहित्य में लिखा है, जैसे वो जो आपकी किताब है काली चाट, जो आपने किसानों के जीवन पर लिखी है, जिस पर फिल्म भी बनी है, क्या किसानों की स्थिति, जब सरकारी प्रयास बहुत सारे हो रहे हैं, वो उसका कितना लाभ मिल रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन फर्टिलाइजर का, बीज का किसान सब्सिडी मिल रही है, पानी के लिए, बिजली के लिए सब्सिडी मिल रही है, उसके बाद एमएसपी का जो भी सब चल रहा है वो भी है, फसल बीमा योजना है, मुआवजे मिल रहे हैं, सब मिल रहा है। उसके बावजूद यूं लगता है कि किसानों की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। किसान जो है लगातार आत्महत्या करते जा रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, बैंक से कर्ज लिया जाता है वो लौटा नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि किसानों की स्थिति इन 70 सालों में, स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक बहुत बदली है? देखिए, मुद्दा यह है कि हम, फिर वही बात है कि जो ये सब तुष्टीकरण वाली चीजें हैं कि मुआवजा दे दिया, हम्म। एमएसपी, हम्म। किसान की बेसिक प्रॉब्लम क्या है, किसान के हम्म। इश्यूज क्या क्या हैं जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे महत्वपूर्ण। हैं, है हम्म। ना। आपने उन सारे इश्यूज पर तो बात की नहीं कभी। हम्म। आपने किसान के सामने जो डे टू डे की लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में कभी बात नहीं की। हम्म। अब आप अपनी दृष्टि से किसान को देख रहे हो, हम्म। आपको किसान को किसान की दृष्टि से देखना पड़ेगा,
तब आपको पता चलेगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अब आपके सिर में दर्द हो रहा है और मैं आपके पैर का ऑपरेशन कर रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि ये तो नाटक हो रहा है। हल नहीं। तो मैंने तो देखिए ऑपरेशन कर दिया, पैर में एक 12 इंच का चीरा लगा दिया, 8 टांके भी लगा दिए और मैंने इनको तमाम दे दिए, मल्टीविटामिन दे दिए। अरे भाई उसको पैरासिटामोल की जरूरत है, सिंपल। वो दीजिए तो उसका सिर दर्द बंद होगा। अब आप मल्टीविटामिन दे दीजिए महंगे महंगे, आप कुछ भी कर दीजिए। तो किसान को समझना पड़ेगा। और मेरा जो लेखन है वो अनुभव, मतलब मैं कोई लेखक नहीं हूँ और साहित्य में मेरा इंद्राज भी नहीं है और मेरा कोई वो भी नहीं है कि मैं साहित्य से आता हूँ। मेरा ये है कि इन काम को करते, समाज के साथ संवाद करते समय समाज से जो मेरे अनुभव आए और मुझे लगा कि मेरा दायित्व है कि ये तो मुझे लिखना ही चाहिए। अगर ये मैं नहीं लिखूंगा, वो भी मेरे सोशल सर्विस का ही पार्ट है, वो कोई ऐसा लेखक हिस्सा नहीं है। बल्कि अगर मैं किसानों की दशा पर बात कर रहा हूँ तो कालीचाट में मैंने जो समझा अपनी समझ से 25-30 सालों में किसानों के साथ रहते हुए, गांव में साथ रहते हुए, तो उस सब को मैंने लिखा। और ये कोई नई बात नहीं है कि नेचुरल कैलामिटी होगी, इस साल बारिश हुई नहीं हुई, कम हुई, फसल खराब हो गई। ये इन छोटी चीजों से हम शहरी लोग घबराते हैं, किसान कभी नहीं घबराता। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि इस देश का किसान क्या है। मैं जहाँ काम कर रहा था और एक शाम पहले, मुझे 2 दिन पहले एक किसान अपने खेत पे ले गया और वो मार्जिनल फार्मर था, 5 एकड़ उसकी जमीन थी, 4.5-5 एकड़। बहुत गेहूं इतना लहरा रहा था और वो इतना प्रसन्न था। उसने कहा कि भैया अब के तो मतलब ये समझ लो कि गुड्डी को ब्याह बहुत जोरदार हो जाएगा और हो ही जाएगा, फसल बहुत अच्छी। आप देखिए कि उसके सेकंड डे आपका पाला गिरा, बर्फ गिरी और उसका पूरा गेहूं लेट गया। अब मैं वहीं था, गांव में ही, हमारा सेंटर गांव में ही है, तो मुझे लगा कि मैं इस आदमी से कैसे बात करूंगा। इसकी तो दुनिया लुट गई ना, पूरा गेहूं लेट गया, पूरा गेहूं बर्बाद हो गया जिसको सपना ये कल तक देख रहा था। सुबह वो किसान मुझे दिखा तो मैं साहस जुटा रहा था कि मैं इससे कैसे बात करूं। उसके पहले ही वो बोला कि भैया राम राम। तो मैंने बड़ा दुख व्यक्त किया कि भैया फसल, अरे बोले हो गई भैया, अब ठीक है सोयाबीन में देखेंगे, ये तो चलता रहता है। अरे वाह। आप देखिए कि ये साहस, ये जीवन की दृष्टि, जीवन के प्रति किसान की दृष्टि सकारात्मक। तो ऐसा सकारात्मक सोचने वाला किसान आत्महत्या इसलिए नहीं कर लेगा कि उसकी गेहूं की फसल खराब हो गई। आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से कारण हैं जिसके लिए वो आत्महत्या कर रहा है। वो आत्महत्या इसलिए नहीं कर रहा। ये आपके आत्महत्या, ये जो बैंकें हैं, जितनी आपकी योजनाएं हैं, ये योजनाएं उस साहूकार से कम नहीं है जो प्रेमचंद के समय में थे। आज रूप बदल गया है। आज वो गांव में भीमाबा नहीं है, आज गांव में बैंक है जो भीमाबा से भी बड़े। गांव में दलाल हैं, गांव में राजनीति से जुड़े लोग हैं, आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो उसको कर्ज में डाल रही हैं। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किसान को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। मैं फिर कहता हूं कि अभी बात खत्म नहीं हुई है, या मेरा अनुभव ही नहीं है। आपको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा कि वो क्यों मर रहा है। इसलिए नहीं मर रहा तो वो खेती किसानी से नहीं मर रहा, वो आपकी व्यवस्था से मर रहा है। वो आपकी साहूकारी जो व्यवस्था है, व्यवस्था का जो हिस्सा है साहूकार होना, उससे मर रहा है। वो व्यवस्था की जो नीतियां हैं, गलत नीतियों के कारण मर रहा है। अगर आज किसान आंदोलन कर रहे हैं और वहां आंदोलन में इतने किसान मारे जाते हैं तो वो भी किसान आत्महत्या ही है एक तरह से। तो वो जो मारे जा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आपको सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी सोचना पड़ेगा। खाली झंडा बरदारी से काम नहीं चलेगा कि विरोध कर दिया या समर्थन कर दिया, क्या है उसको आप समझ के बात करना। बिल्कुल। आप इतने समय से मतलब गांव में काम कर रहे हैं, किसानों के साथ काम कर रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, आप अपने लेखक को किस तरह से लेते हैं? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि मुझे कभी लगता नहीं है कि मैं लेखक हूँ। मतलब मुझे वो, क्योंकि मैं जब अपने अग्रजों को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी तो मतलब यात्रा की शुरुआत भी नहीं है। और जो अनुभव होते हैं
हाँ, थोड़ा बहुत पाठक जो जुड़ता है मेरे उपन्यासों से। मैंने कभी कहानी नहीं लिखी, मैंने कभी कोई कविता नहीं लिखी। मैंने 48 साल की उम्र में शुरू किया तो उपन्यास ही लिखा, और अभी भी मैं उपन्यास ही लिखता हूँ। मुझसे कहानी लिखी ही नहीं जाती, तो 4 पेज की या 2 पेज की मुझे आता ही नहीं जी है, क्योंकि उसके जी। लिए आपको एक्स्ट्रा स्किल चाहिए, आपको लेखक होना हम्म पड़ेगा कहानी लिखने के लिए। तो उपन्यास में देखता हूँ कि मुझे लगता है कि हम सोचते हैं कि कैसा समाज होना चाहिए। हमारे समाज की बहुत सारी विसंगतियां होती हैं। कोई घटना हम्म आपको, जैसे काली चाट का उपन्यास, एक लाइन या 2 लाइन आपको, या 2 दृश्य हमेशा एक पूरे उपन्यास मेरे के हिस्से बने। एक जमीन बिकी, बेटों ने बेच दी, विधवा माँ थी, और बेटे सरकारी नौकरी में टीचर हो गए, और उन्होंने उसकी 30 एकड़ जमीन बेच दी। उस माँ हम्म ने रजिस्ट्री करा दी, लेकिन रजिस्ट्री कराने के बाद जब वो गांव लौटी, तब उसको लगा कि वो लुट गई। और वो हम्म जिन्होंने खरीदी वो ट्रैक्टर लेके पहुंचे, तो जमीन वो अपने खेत में लेट गई कि मेरे ऊपर से चला दो ट्रैक्टर को। मुझे हम्म, अब महसूस हो रहा है कि मेरी जमीन गई। जमीन गई मतलब मेरा जीवन गया। गया। तो उसकी कितनी स्मृतियां थी उस जमीन के साथ। तो वो घटना ने मुझे आंदोलित किया, और काली चाट उपन्यास की रचना हुई, और आपने देखा कि कैसे उस दर्द को आप ला सको। फिर भी मैं हम्म उस महिला के दर्द को नहीं ला सकता, जो उस दिन मैंने देखा था उसकी आंखों में, कि जब वो लेटी हुई थी और ट्रैक्टर खड़ा था, कि वो जमीन गई, उसी ने बेची, उसी ने रजिस्ट्री करी एक दिन पहले तक। लेकिन जब वो लौटी रजिस्ट्री करके, तो उसको एहसास हुआ कि अब उसके पास क्या कुछ नहीं, हो गया? कुछ बिल्कुल। नहीं बचा। मतलब उस जमीन का जाना सिर्फ जमीन का जाना नहीं था, उसकी तमाम स्मृतियों का जाना था, जाना। उससे जुड़े जीवन का जाना था, और उसके जीवन का जाना था। यही हम्म आत्महत्या का कारण बनता है किसान की। जब जमीन जाती है तो उसका जीवन चला जाता है, तब तक वो हौसला नहीं हारता। तो ये कारण बना। गाफिल का एक ही कारण था कि हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। उस दिन मैं हम्म अखबार पढ़ रहा था स्मार्ट सिटी, मुझे लगा कि स्मार्ट समाज का क्या, जो हमने खो दिया हम्म पैसे की दौड़ हम्म में। ये कौन सा हम्म विकास है? ये जो हमने कंपार्टमेंट में बांटा है, ये हमने जो जीडीपी में बांटा है, विकास को हम्म जीडीपी से तोल रहे हैं, तो समाज का क्या? हम्म एक आदमी आगे बढ़ेगा, यही हमारी दौड़ हो गई, सेक्टोरियल हो गया, सारा सेक्टोरियल हम्म डेवलपमेंट की हम्म हम बात कर रहे हैं। तो जो हम्म। हमारी इकोनॉमी थी, जो हमारी विशेषता थी, वो पूरा उसको समाज एक साथ खत्म कर ऊपर दिया। उठता था, एक व्यक्ति ऊपर हम्म नहीं उठता था। लेकिन बिल्कुल। जो ग्लोबल थ्योरी है, जो बाजारवाद है, उसमें एक आदमी ऊपर उठता है और पूरा वो समाज पड़ता नीचे है, नीचे रह जाता है, लिफ्ट बिल्कुल। हो जाती है। जो वो पहले हम्म समाज में एक अपनत्व था, प्रेम था, और सब एक साथ चलते थे। कोई कमजोर है हम्म तो बाकी लोग उसको उठा के ऊपर लाते थे। तो वो हम्म समाज के खो देना और स्मार्ट सिटी बनाना, उस समाज को हम्म। खो के। तो आपने अगर गाफिल पढ़ा होगा तो यही सब कुछ उसमें आता है, कि ये कौन जी सी हमने डेवलपमेंट की, विकास की थ्योरी गढ़ी है, कि जिसमें हम बिल्कुल। समाज को खत्म करके और स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। तो हम जी डब्बे बना रहे हैं, जीवन निकाल के, बिल्कुल। घरों से जीवन निकाल दिया, समाज से जीवन हाँ। निकाल दिया, और विकास को आंक लिया। तो ये वैसा ही, तो इन अनुभवों से लेखक बाहर आता है, और मजबूर होता है लिखने को। मतलब मैं जी। कई बार मजबूर होता हूँ लिखने को, तो यही कारण है, बाकी कोई। तो वही बात है कि जो चीज आपको बिल्कुल प्रेरित प्रेरित तो क्या कहो, मजबूर कर देती है लिखने के लिए, तभी आप लेखक हो पाते हैं। ये एकदम से सच बात है। हाँ, अच्छा, मतलब लिखने आपके। के लिए नहीं लिखते कि आज कुछ लिखना ही है तो लिखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई बात बिल्कुल। टच कर गई तो लिखा, नहीं तो अपने में हम्म, नहीं भी लिखा। अभी 2 साल हो गए कुछ नहीं लिखा। जी। कोई ऐसा, खैर आपके पास बहुत सारे किस्से हैं, 2-3 आपने अभी सुना दिए। कोई ऐसी चीज जिसने आपको आपकी पूरी समझ को हिला कर रख दिया हो, जो आपके साथ हुई हो, मतलब किसी किसी ग्रामीण के साथ है या किसी परिवार के साथ, कोई ऐसी चीज जो आपकी पूरी समझ को बदल दिया हो, आपको बहुत टच किया हो, उसने आपको सिखाया हो बहुत सारा कुछ। मैंने एक आपको छोटा सा कोई बताया ना किस्सा। कि वो, मैंने वही बताया ना आपको कि जब मैंने जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, तो उस हाँ। बुजुर्ग ने मुझे कहा कि आप, तुम जी। तय कर लो पढ़े लिखे लोग कि आखिर करना क्या है। करना क्या है? वो उस 2002 की उस घटना ने मुझे बहुत, मेरी समझ का वही बदल दिया। अब मेरी ये समझ, कोई एमएसडब्ल्यू का कोर्स ये बात नहीं पढ़ाएगा कि समाज से कैसे
सीखा जाता है, डील करना है, बिल्कुल। डील करना। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि समाज को कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समाज से संवाद करिए, और समाज से जब आप संवाद करेंगे तो आप भी इनरिच होंगे। हम्म। तो जरूरत समाज को इनरिच करने की नहीं है, अपने आप को इनरिच करने की है। एनरिच करना। ये मेरी एक समझ बनी इतने सालों में कि समाज के पास तो बहुत कुछ है। आप मतलब इस मामले में अपनी कॉलर जबरदस्ती ऊंची मत कीजिए कि हमने बताया उनको, आप सब सीख रहे मालूम। हो अलबत्ता, और ये हैंड टू हैंड है। कुछ आपके पास है वो आप उसको दे रहे हो कि भाई ये जी। गैप है तो अपन ऐसा कर लें, बस जी। उतना ही जरूरी है समाज के साथ। बाकी ज्ञान लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बगैर जी। ज्ञान के समाज के साथ जाएंगे तो ज्यादा आपको समृद्ध काफी मिलेगा। जी, आपको काफी मिलेगा। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके खुद होंगे। मैंने, जो दर्शक जो सीखे वो सीखे, लेकिन खुद मैंने भी आपसे बहुत सारी चीजें नहीं सीखी है। नहीं, ये तो आपका ऐसा नहीं कुछ है सर। और नहीं। हम आपसे फिर बात करेंगे। इस बिल्कुल, प्रोग्राम में आने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। दोस्तों, ये आज का कार्यक्रम था। अगले अगले हफ्ते हम फिर से किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।